अध्याय 121 शिकायतें। जैसे ही दरवाजे पर खटखट की आवाज आई, ये वान की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी, जियांग यान रैन के मम्मी पापा आ गए हैं। उसने बिना एक पल गवाए दरवाजा खोला और सामने देखा। मिस्टर और मिसेस जियांग की हालत बेहद खराब थी। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। चेहरे पसीने से भीगे हुए थे और उनकी सांसें हांफ रही थीं। कहाँ है यान रैन? हमारी यान रैन कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? उनकी आवाज कांप रही थी। ये वान ने फौरन कहा, अंकल, आंटी, आप आ ही गए। जल्दी आइए, यान रैन बिस्तर पर है। जल्दी देखिए उसे। मिस्टर और मिसेस जियांग किसी तूफान की तरह कमरे के अंदर घुसे और जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, उनकी दुनिया जैसे थम गई। जियांग यान रैन का चेहरा इतना पीला था जैसे उसमें खून ही न हो। उसकी सूजी हुई, लाल आंखें बता रही थी कि वो कितनी देर से रो रही थी। वो बेहद थकी हुई लग रही थी, जैसे उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों टूट चुके हों। मिस्टर जियांग ने कांपती आवाज में पूछा, यान रैन, तुम इतनी बेवकूफ क्यों बनी? आखिर हुआ क्या है? मिसेस जियांग आगे बढ़ी। हमें बताओ बेटा, स्कूल में किसी ने कुछ कहा? किसने तुम्हें इतना परेशान किया? यान रैन ने अपनी माँ बाप को देखा और फिर कुछ पल बाद जैसे उसका सारा दर्द बह निकला। वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी, पापा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मिसेस जियांग की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपनी लाडली को कसकर गले लगाया। ओ मेरी बच्ची, तुम हमें इस हालत में देखना चाहती हो क्या? बताओ ना, हुआ क्या है? ये वान चुपचाप खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब वो चुप न रही। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, अंकल, आंटी, आप लोगों को यान रैन के लिए खड़े होना होगा। उसे स्कूल में बहुत बुरी तरह से तंग किया गया है। मिस्टर जियांग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बेटी को तंग करे? ये वान ने बिना झिझक जवाब दिया, सोंग जीहैंग और शेन मेंगक्यूई। ये नाम सुनते ही मिस्टर जियांग चौंक गए। जीहैंग और मेंगक्यूई? नहीं, ये तो नामुमकिन है। जीहैंग तो यान रैन से सच्चा प्यार करता है और मेंगक्यूई तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। मिसेस जियांग भी सहम गईं। हाँ, हम तो उन्हें हर दिन देखते हैं। वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। वान के चेहरे पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। अच्छा लगते हैं। हाँ, दिखावे में तो सोंग जीहैंग मास्टर था। इसलिए तो यान रैन डरती थी कि उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने सारी सच्चाई उगल दी। अंकल, आंटी, आप लोगों को धोखा दिया गया है। सोंग जीहैंग ने हमेशा आपके सामने नाटक किया। असल में वो यान रैन को कभी पसंद नहीं करता था। और मेंगक्यूई, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, वो भी धोखेबाज निकली। वान की आवाज गुस्से से कांप रही थी। शेन मेंगक्यूई ने ये जानते हुए कि यान रैन और सोंग जीहैंग की सगाई हो चुकी है, फिर भी उस लड़के के साथ रिश्ता बना लिया। एक तरफ दोस्ती का दिखावा और दूसरी तरफ पीठ में छुरा घोंपना। मिस्टर जियांग गुस्से से कांपने लगे, लेकिन वान अभी रुकी नहीं। आपको पता है, यान रैन ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया? सर्दियों में सुबह सुबह अंधेरे में उठकर 10 मील पैदल चलती थी, सिर्फ इसलिए कि जीहैंग का पसंदीदा नाश्ता ला सके। गर्मियों में तपती धूप में बास्केटबॉल कोर्ट पर घंटों खड़ी होकर उसका हौसला बढ़ाती थी। वो एक राजकुमारी की तरह पली थी, लेकिन उसकी खातिर पूरे बास्केटबॉल टीम की नौकरानी बन गई। सबके लिए पानी और खाना, और यहाँ तक कि पसीने से भीगी बदबूदार जर्सिया तक धोती थी। ये सब सुनते ही मिस्टर और मिसेस जियांग की आंखें भर आईं। उनकी राजकुमारी, जिसे उन्होंने कभी धूप तक में नहीं निकलने दिया, इतनी तकलीफों से अकेले जूझती रही और उन्होंने कभी कुछ महसूस भी नहीं किया। अब बात सिर्फ शिकायतों की नहीं थी, अब बात इंसाफ की थी। अध्याय 122। क्या मजाक है? ये वान जियांग यान रैन की रूममेट रह चुकी थी, इसलिए वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती थी। उस वक्त उनके रिश्ते इतने खराब नहीं हुए थे, इसीलिए
जब उसने यान रैन की हालत देखी तो उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वान वान ने सारी बात बताई, मिस्टर जियांग का खून खौल गया। उन्होंने गुस्से से भरी आवाज में कहा, बेवकूफ बच्ची, यान रैन, तुम हमारे लिए सबसे अनमोल हो, हमारे घर की राजकुमारी, और तुमने खुद को इस सोंग जी हैंग के लिए इतना गिरा दिया। अगर मैं न चाहूं तो सोंग परिवार एक दिन में दिवालिया हो जाएगा, और वह लड़का मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो उसकी नौकरानी हो। मिसेस जियांग भी बहुत दुखी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम इतनी भोली कैसे हो सकती हो, यान रैन? तुम्हें क्यों नहीं लगा कि हमें बताना चाहिए था? ये वान वान, जो अब तक अपने आंसू रोक रही थी, सिसकते हुए बोली। उसे डर था, अगर उसने कुछ कहा तो सोंग जी हैंग और ज्यादा नफरत करेगा। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उसे खुश रखने की, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा और अपमान। वान वान की आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। वो लड़का तो बस यान रैन और आप दोनों के पैसों का फायदा उठा रहा था, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त शेनमिंग क्यूई, वही उसके पीछे से उस लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। फिर वान वान ने असली बात बताई। मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए मैंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन दोनों की सच्चाई बताई गई। लेकिन जब सोंग जी हैंग को वो पोस्ट दिखी तो उसे लगा ये यान रैन ने डाली है। उसने यान रैन को भला बुरा कहा, उसे चालाक और बुरी लड़की कहा और उसे पोस्ट हटाने के लिए धमकाया। जब पोस्ट नहीं हटी तो उस लड़के ने पूरे स्कूल के फोरम में सफाई देते हुए साफ कह दिया, मेरा यान रैन से कोई रिश्ता नहीं है, हमारी कभी सगाई ही नहीं हुई। मुझे तो शुरू से सिर्फ शेन मेंग क्यूई पसंद थी। ये सुनकर मिस्टर जियांग कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या ये सब जो तुम कह रही हो सच है? वान वान ने तुरंत अपना फोन निकाला। बिल्कुल सच। अंकल, आंटी, ये पोस्ट अभी भी मेरे फोन में है, आप खुद देख लीजिए। उसने फोन आगे बढ़ाया। कमरे में अब पूरी खामोशी थी। फोन की स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी जिसमें शेन मेंग क्यूई और जियांग यान रैन के बीच झगड़ा हो रहा था। वीडियो की हर आवाज, हर शब्द मिस्टर और मिसेज जियांग के दिल को अंदर तक चीर रहा था। और फिर आया सोंग जी हैंग का पोस्ट, जिसमें उसने सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया था। मिस्टर जियांग का चेहरा लाल पड़ गया, गुस्से से कांपते हुए बोले, बहुत बढ़िया, क्या मजाक है? तो सगाई सिर्फ बड़ों का एक मजाक थी? वाह, सोंग शियाओ वेई, तुम्हारा बेटा तो बड़ा हीरो निकला। मिसेस जियांग का दिल टूट गया। उन्होंने इंटरनेट पर लोगों की पोस्ट पढ़ी, यान रैन का मजाक उड़ाते हुए, उसे नीचा दिखाते हुए। हे भगवान, लोग मेरी बेटी के बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कह सकते हैं? मेरी बच्ची, ये मम्मी की गलती है। मम्मी को पहले समझ जाना चाहिए था। मम्मी ने ही तुम्हें तकलीफ दी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अब उन्हें समझ आया क्यों उनकी बेटी अपनी जान लेना चाहती थी। इतने में जियांग यान रैन ने अपने टूटे हुए, दुखी माँ बाप की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, मम्मी, पापा, इस बार अगर वान वान नहीं होती तो मैं शायद बचती नहीं। हमारी दोस्ती में पहले थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है मेरा सच्चा दोस्त कौन है। मिसेस जियांग ने वान वान का हाथ पकड़ लिया, भावुक होकर बोली, अरे मेरी बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वान वान मुस्कुराई, आंटी, ये तो मैंने किया ही करना था, ये यान रैन की बात थी। मिस्टर जियांग ने गहरी सांस ली और बेटी से कहा, यान रैन, अच्छा हुआ कि इस सब के बीच तुम्हारी आंखें खुल गईं। अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। जो कुछ भी तुमने सहा है उसका हिसाब मम्मी पापा जरूर चुकाएंगे। लेकिन एक वादा करो, अब कभी इतनी बेवकूफी मत करना। यान रैन की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, प्यार और राहत के थे। अध्याय 123, क्रूर और दुष्ट। मिसेस जियांग ने आंसुओं से भरी आवाज में यान रैन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यान रैन। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम जी ही नहीं पाते।
यान रैन खुद को रोक नहीं पाई। फूट फूट कर रोते हुए बोली, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं बहुत स्वार्थी थी। मैंने सोचा ही नहीं कि आप दोनों को कितना दुख होगा। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। वो माँ बाप की गोद में रोती रही और पहली बार दिल खोलकर उन्हें अपनी सारी तकलीफें, दुख और दर्द बता दिए। थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो ये वान वान ने गंभीरता से पूछा, अंकल, आंटी, अब आप यान रैन को इंसाफ कैसे दिलवाएंगे? मिस्टर जियांग ने गहरी सांस ली और आंखें सख्ती से सिकोड़ लीं। बहुत साफ है, हम उस सोंग परिवार के क्रूर और दुष्ट बेटे की मर्जी के मुताबिक ही सगाई तोड़ देंगे। यान रैन थोड़ी घबराई। लेकिन पापा, हमारे और सोंग परिवार के बीच तो कई सालों के व्यापारिक रिश्ते हैं, कई प्रोजेक्ट साथ में चल रहे हैं। मिस्टर जियांग ने बेटी की ओर देखा और प्यार से बोले, मेरी बच्ची, ये सब मुझ पर छोड़ दो। शुक्र है कि हमें समय रहते सब पता चल गया। अगर एक दिन और रुक जाते तो हमारे करोड़ों का नुकसान हो सकता था। मैं तो उन पैसों को कुत्तों को डालना पसंद करूंगा, पर उस सोंग परिवार को नहीं दूंगा। ये वान वान ने चैन की सांस ली और मुस्कुराई। मिस्टर जियांग, आप वाकई में कमाल के इंसान हैं। यान रैन, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद को संभालना है, अपने पापा मम्मी के लिए। मिस्टर जियांग भी बोले, बिल्कुल सही। मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? अब कभी किसी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मिसेस जियांग ने प्यार से यान रैन की ओर देखा। बेटा, अब क्या करना चाहिए? हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। क्या तुम हमारे साथ 2 दिन के लिए घर चलना चाहोगी? लेकिन यान रैन ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से बोली, नहीं मम्मी, पापा, मैं अब ठीक हूँ। मैंने सब सोच लिया है। मैं अपनी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने देना चाहती। उसकी बात सुनकर उसके माता पिता को राहत मिली। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। मिस्टर जियांग ने वान वान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, वान वान, अब कुछ दिन तुम्हें यान रैन का ध्यान रखना पड़ेगा। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं, ये हमें समझ नहीं आता। मिसेस जियांग ने भी कहा, हाँ, सच में, आज जो भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। वे बार बार वान वान का शुक्रिया अदा करते रहे और कुछ देर और यान रैन को समझाते रहे। लेकिन फिर भारी मन से वे वहां से रवाना हो गए। अपनी बेटी को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन अब उन्हें तुरंत उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी। उनके जाने के बाद जियांग यान रैन ने वान वान की ओर गंभीरता से देखा। वान वान, हाँ, क्या बात है? वान वान ने चौंक कर पूछा। यान रैन की आंखें अभी भी भीगी थीं। थैंक यू, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं मम्मी पापा से ये सब कभी नहीं कह पाती, और अगर कहती भी तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती। ये वान वान मुस्कुराई और मजाकिया अंदाज में बोली, अगर वाकई में शुक्रिया कहना चाहती हो तो जुबानी नहीं चलेगा। तुम्हें अपना शरीर मुझे समर्पित करना होगा। यान रैन को हंसी आ गई। ठीक है, अगर मैं भविष्य में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गई तो तुम्हें जरूर अपनी मैनेजर बनाऊंगी। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स और पीआर हैंडलिंग तो किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। अब आई ना बात समझ में? वान वान ने घमंडी अंदाज में सिर हिलाया। अब जब मम्मी पापा से सब क्लियर हो गया है तो अब बस एक फेस मास्क लगाओ, थोड़ा आराम करो। कल टीचर से छुट्टी भी मांग लेना, और फिर कल से हम अपना अगला प्लान शुरू करेंगे। अगला कदम? यान रैन थोड़ी चौंकी। वान वान ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अब नया रूप देना है। और तभी उसे कुछ याद आया। अरे हाँ, कल स्कूल के बाद किंघे और उसके पड़ोसी स्कूल के बीच बास्केटबॉल मैच है। यही तो मौका है कुछ खास करने का। अब देखने वाली बात यह है कि ये वान वान क्या प्लान कर रही है और जियांग यान रैन कैसे अपने नए रूप के साथ सबको चौंकाएगी। अध्याय 124। मेरे बॉयफ्रेंड के हुनर। क्या हमें सच में ये सब करना पड़ेगा? जियांग यान रैन थोड़ी असहज और घबराई हुई सी बोली। उसे वान वान पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये जो मेकओवर प्लान था,
वो थोड़ा ज्यादा ही क्रांतिकारी लग रहा था। ये वान वान ने एक हाथ में शीशा पकड़ते हुए उसकी ओर देखा। तुम चाहती हो कि स्कूल में सब तुम्हें उस छोड़ी हुई बेचारी बीवी की तरह देखें और हंसे? बिल्कुल नहीं, यान रैन ने जल्दी से कहा। लेकिन क्या तुम वाकई ये सब कर सकती हो? ये वान वान ने मजे से ठुड्डी पर हाथ रगड़ा। अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो मैं तुम्हारे साथ सिर मुंडवा लूंगी। वैसे भी कभी गंजा होने का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। उसके चेहरे की वो चमक और उत्साह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वाकई उसे गंजा होने की खुशी ज्यादा होगी मेकओवर से। यान रैन ने एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं धन्यवाद। वान वान ने उसका कंधा थपथपाया और जोश से बोली, ऐसे मत देखो जैसे तुम किसी युद्ध में जा रही हो। मेरी पसंद में भरोसा रखो। चलो तुम्ही को एग्जाम्पल बनाते हैं। तुम्हारा चेहरा उस मासूम और भोली सफेद कमल वाली स्टाइल के लिए बना ही नहीं है। खुद ही देखो अपनी बॉडी। क्या तुम किसी प्योर गर्ल जैसी लगती हो? और फिर भी तुम शेन मेंग क्यूई की तरह बनने की कोशिश कर रही हो। यान रैन ने झेंपते हुए अपनी छाती ढक ली। ये वान वान, तुम तो पूरी ठरकी निकली। अरे मैं तो बस सच कह रही हूँ। वान वान ने नाटक करते हुए कई बार गर्दन मोड़कर उसे ऊपर से नीचे देखा। तुम सॉफ्ट गर्ल नहीं, डोमिनेटिंग क्वीन लुक के लिए परफेक्ट हो। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये बोरिंग, पतले, सीधे काले बाल बदलने होंगे, जो अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे समुद्र की शैवाल सिर पर चिपकी हो। कल जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, बस मेरी सुनना, कुछ नहीं सोचना। यान रैन ने सोचा, अगर बाल गड़बड़ भी हो गए तो टोपी तो है ही। वो बोली, ठीक है, जब तक तुम मेरे बाल हरे नहीं कर रहे तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तय कर लिया? वान वान ने आंखें चमकाते हुए पूछा। अगर मैं कहूं कि बाल छोटे करवाने पड़ेंगे तब भी? यान रैन हंसी। अब जब वो लड़का ही नहीं रहा तो उसके लिए रखे गए बालों का क्या करना? काट दो, जला दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वान वान खुश होकर बोली, शाबाश, अब तुम मेरी सच्ची छात्रा बन गई हो। अगली सुबह वान वान धीरे से उठी। यान रैन को सोते देखा तो उसे जगाया नहीं। खुद तैयार हुई और चुपचाप स्कूल चली गई। क्लास पहुंचते ही नींद के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं। वो सिर डेस्क पर रखकर वही झपकी लेने लगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीशिया, जो अक्सर देर से आता और क्लास में सोता रहता, आज एकदम फ्रेश और टाइम पर था। जैसे ही उसने वान वान को आते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने आगे बढ़कर एक छोटा, खूबसूरत बादाम केक उसकी ओर बढ़ाया। वान वान, नाश्ता किया? ये बादाम वाला केक बहुत टेस्टी है, एक बार ट्राई करोगी? उसकी आवाज इतनी कोमल थी जैसे किसी ड्रामा का हीरो बात कर रहा हो। लेकिन वान वान को तो ये आवाज किसी खतरनाक विलेन की तरह लग रही थी। वो रूखेपन से बोली, मुझे बादाम पसंद नहीं है। सीशिया के चेहरे पर एक पल को जैसे उदासी छा गई। तो फिर तुम्हें क्या पसंद है? वान वान को सच में नींद आ रही थी और ये लड़का बातें किए जा रहा था। कहने को तो बहुत कुछ है। वह बड़बड़ाई, भगवान की कसम, अब मुझसे बात मत कर। पूरी क्लास हमें घूर रही है। सीशिया को वान वान की हालत देखकर थोड़ी चिंता हुई। उसने पूछा, क्या तुमने ठीक से नींद नहीं ली? कोई बात है क्या? वान वान ने झल्लाकर आंखें बंद कर लीं। ये लड़का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब तो एक ही उपाय बचा है। उसने धीरे से सिर डेस्क पर टिका लिया और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, हाँ, नींद नहीं आई क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हुनरमंद है। पूरा क्लासरूम सन्नाटा। एकदम ठंडी हवा बहने लगी। चारों तरफ शौक की लहर दौड़ गई, जैसे किसी ने क्लास में बम फोड़ दिया हो। सीशिया समेत सबके चेहरे पर एक ही सवाल, क्या? अध्याय 125, कमाल का असर। ये वान वान पूरी क्लास में अपने उस बॉयफ्रेंड वाला ब्रह्मास्त्र फेंककर बहुत शांत हो चुकी थी। सीशिया को तो जैसे साइलेंस का बटन दबा दिया गया हो। वह बस चुपचाप देखता रहा, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन ये वान वान, वो बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही थी। आराम से डेस्क पर सिर टिकाया और फिर से सो गई। और तभी
सपना शुरू हुआ। चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें, धमाके, लोगों की चीखें। वो किसी जंग के बीच में फंसी हुई थी। धुआं, आग और ताज़ा खून की बू। सब कुछ इतना असली था कि रूह कांप जाए। वो थकी हुई थी, लेकिन भागना जरूरी था। रुकने का मतलब मौत था। हर तरफ मौत ही मौत थी। लोग मरते जा रहे थे। कोई बगल में गिर रहा था, कोई पीछे। किसी भी पल अगला नंबर उसी का हो सकता था। वो लगातार भागती रही, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां सामने चट्टान थी और पीछे एक गहरा अंधकार। और तभी एक और मौत की आहट पास आती हुई। वो मुड़ी और फिर उसने चुपचाप चाकू निकाला और सामने खड़े दुश्मनों की गर्दनें काटनी शुरू कर दी। ताज़ा खून जमीन पर फैलता गया। ट्रिंग, घंटी बजी। क्लास शुरू हो चुका था। ये वान हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फिर वही सपना, उसने खुद से कहा। ये वही सपना था जो विदेश में हुए उस हमले के बाद से बार बार उसे परेशान करता आ रहा था। लेकिन उसे सपने के खून, मौत, आग से डर नहीं लगता था। उसे डर लगता था खुद से, उस इंसान से जो वह बन गई थी उस सपने में, ठंडी, बेरहम और बिना किसी भावनाओं वाली। वो लड़की सपने में वो खुद थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो असल में है। शिया चुपचाप उसे देख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में मेरा बॉयफ्रेंड बहुत हुनरमंद है वाली लाइन कौंध गई, और जैसे उसकी जुबान ने खुद ही लॉक लगा लिया। वान की चालाकी ने कमाल कर दिया था। पूरे दिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। शांति ही शांति थी। स्कूल खत्म होने के बाद वो सीधे छात्रावास पहुंची जियांग यान रैन से मिलने। आज क्लास की कोई रिहर्सल नहीं थी क्योंकि बास्केटबॉल मैच था और सब वहां जाना चाहते थे। क्लास मॉनिटर ने सबको छुट्टी दे दी थी। जैसे ही वान कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि कमरा जो हमेशा खाली रहता था, अब सामान से भरा पड़ा था। जियांग यान रैन पैकिंग कर रही थी। उसे देखते ही बोली, मैंने टीचर से कमरे बदलने की रिक्वेस्ट कर दी है। आज छुट्टी थी तो सामान ले आई। अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत हो तो मैं किसी और के साथ शिफ्ट हो जाती हूँ। वान को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टेंशन जरूर था। अगर ये हान फिर से अचानक प्रकट हो गया तो यान रैन डर के मारे बेहोश हो सकती है। पर फिर सोचा, चलो, एक रूममेट होना तो अच्छा है। अब कोई भी सीक्रेटली आकर डराने नहीं वाला। वो मुस्कराई और बोली, मुझे क्यों आपत्ति होगी? अगर तुम खुद ना कहती तो भी मैं चाहती कि तुम मेरे साथ रहो। वैसे भी शेन मेंग क्यूई के साथ अब उसका रहना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद वान ने यान रैन को देखा और सवाल दाग दिया, वैसे एक बात पूछनी थी। क्या पड़ोस वाले जिन शियू स्कूल के बास्केटबॉल टीम के चू फेंग को तुम पर क्रश है? यान रैन का चेहरा थोड़ा चौंका। तुम्हें ये कैसे पता? वान ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारे नाम का लव लेटर देखा था, डस्टबिन में पड़ा हुआ। यान रैन थोड़ा अजीब सा महसूस करने लगी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। हाँ, उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त मैं सोंग जी हैंग के प्यार में थी, इसलिए ध्यान ही नहीं दिया। पर तुम ये सब पूछ क्यों रही हो? वान ने शरारत से ठुड्डी रगड़ी और बोली, उसे टेक्स्ट करो और डिनर के लिए बुलाओ। यान रैन अवाक रह गई। हाँ, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। असल में तो किसी में भी नहीं है। सोंग जी हैंग से ब्रेकअप के बाद दिल ही खाली सा हो गया था। वान ने उसका हाथ थामा और गंभीर होकर बोली, सुनो मेरी जान, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगी, कैसे पता चलेगा? ब्रेकअप के बाद दिल ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कोई नया शुरू करना। और सबसे जरूरी बात, अगर तुम मेरी बात मानोगी और जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगी, तो मैं गारंटी देती हूँ कि सोंग जी हैंग जलजल के खून की उल्टी कर देगा। अध्याय 126। क्यों न तुम अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ? मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें लगता था कि तुम उसके बिना नहीं जी सकती। तुम्हें लगता था कि वही तुम्हारी पूरी दुनिया है।
जबकि सच ये है कि तुम एक छोटे से कुएं में बैठी मेंढक की तरह खुद को बांधे हुए थी। दुनिया इतनी बड़ी है, क्यों न तुम सोंग जी हैंग को पकड़े रहने के बजाय अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। चू फेंग एक अच्छे घर का लड़का था। वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा था। वह सोंग जी हैंग से कहीं ज्यादा सुंदर भी था, जो सोंग जी हैंग को जलाने के लिए काफी था। एक तरफ ये वान वान ने ये इसलिए कहा ताकि सोंग जी हैंग को बुरा लगे, लेकिन दूसरी तरफ उसे जियांग यान रैन की चिंता भी थी। जियांग यान रैन के स्वभाव को देखते हुए, भले ही उसने आत्महत्या न करने का फैसला कर लिया हो, इस घटना से उसे बहुत दुख पहुंचा होगा। अपने डरपोक स्वभाव के कारण शायद वह अब किसी लड़के पर भरोसा न करे। ये अच्छा होगा अगर जियांग यान रैन और चू फेंग के बीच बात बन जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो उसका ध्यान बदलना भी अच्छा होगा। असल में जियांग यान रैन में दिलचस्पी रखने वाले काफी लड़के थे। उसे सिर्फ चू फेंग याद था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जियांग यान रैन के मरने के बाद सोंग जी हैंग ने तुरंत एक बड़ी फिल्म में पैसा लगाया और खास तौर पर शेन मेंग क्यूई को हीरोइन बनाने को कहा। उस फिल्म के पहले शो में चू फेंग अचानक एक पागल आदमी की तरह मंच पर चढ़ गया और सोंग जी हैंग को पीटा। वह बहुत बड़ी बात थी और सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। कहा जाता है कि उसके बाद सोंग जी हैंग ने उसके खिलाफ केस किया, लेकिन वो हार गया क्योंकि चू फेंग के परिवार का बहुत दबदबा था। इसलिए उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। ये वान वान को आज भी स्क्रीन पर उस लड़के का गुस्से और दुख से भरा चेहरा याद है। उस समय जियांग यान रैन की शादी को कुछ साल हो चुके थे, लेकिन इतने सालों बाद भी वह लड़का उसके बारे में सोचता रहता था। इसलिए ये वान वान को लगा कि वह लड़का बुरा नहीं है और उसे एक मौका देना चाहिए। ये वान वान की बात सुनकर जियांग यान रैन ने कड़वी हंसी हंसते हुए खुद का मजाक उड़ाया। सोंग जी हैंग को क्या फर्क पड़ेगा? हालांकि उसने यही कहा, लेकिन आखिर में उसने ये वान वान की बात मान ली। शायद ये वान वान सही कह रही है, मुझे अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। जियांग यान रैन को मैसेज भेजते देखकर ये वान वान ने राहत की सांस ली। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और भौहें चढ़ाई। ये मत कहना कि तुम आज ये पहन रही हो। क्या गलत है? मेरे पास यही सबसे अच्छे कपड़े हैं। मैंने आज इन्हें जानबूझकर चुना, जियांग यान रैन ने कहा। ये वान वान ने एक लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लगता है कि उसे कपड़ों की समझ में ही गड़बड़ी है। क्या उसकी फैशन सेंस इससे भी बुरी हो सकती है? ये एकदम सादा सफेद और पुराने चिथड़े की तरह बेकार लग रहा है। इसमें क्या अच्छा है? ये आजकल का सबसे ट्रेंडी कपड़ा है। कलात्मक नीलकिन क्लॉथ वाला स्टाइल, है ना? ये वान वान ने आंखें घुमाईं और जियांग यान रैन की अलमारी में देखा। एक नज़र में उसने एक फूलों वाली ड्रेस निकाली। इसे पहनो। उस पर बड़े पुराने डिजाइन के फूल बने थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा भड़कीला नहीं था। वो आकर्षक, जवान और रंगीन लग रहा था, जो उसकी स्टाइल और उम्र के लिए सही था। दूसरे लोगों पर ये थोड़ा फीका लग सकता था, लेकिन जियांग यान रैन पर वह इसे जरूर अच्छे से पहन सकती थी। जियांग यान रैन ने ड्रेस को देखा, थोड़ी हैरान। तुम्हें सच में चीजें चुननी आती हैं। ये मेरी सबसे महंगी ड्रेस है। मेरी माँ ने मुझे ये मेरे जन्मदिन पर दी थी। ये ब्रांड सी का लिमिटेड एडिशन सेट है, लेकिन इसके रंग बहुत तेज और दिखावटी हैं, इसलिए मैंने इसे पहले कभी नहीं पहना। जाओ इसे पहनो, जाओ इसे पहनो। मैं इसे देखना चाहती हूँ। ये वान वान ने अपनी चमकती आँखों और उत्सुक चेहरे के साथ उसे घूरा। जियांग यान रैन झुंझलाहट में हंसी। ठीक है, उसकी माँ ने पहले उसे कितना भी मनाने की कोशिश की हो, उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं पहना जो सोंग जी हैंग को पसंद नहीं आता। लेकिन ये वान वान के लिए, हालांकि वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी पसंद बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उसे उस पर एक अजीब सा भरोसा था। अध्याय 127 बदलाव। हो गया? क्या तुम्हें मदद चाहिए? ये वान वान ने बेसब्री से पूछा, क्योंकि जियांग यान रैन 10 मिनट से ज्यादा अंदर थी और बाहर नहीं आई थी। जियांग यान रैन की अनिश्चित आवाज बाथरूम से आई। वान वान,
मुझे लगता है मैं इसे बदल दूंगी। मुझे अजीब लग रहा है। ये वान वान अब और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। जियांग यान रैन को उस ड्रेस में देखकर ये वान वान हक्का बक्का रह गई। हालांकि वो जानती थी कि जियांग यान रैन इस ड्रेस के लिए बिल्कुल सही है, फिर भी वो हैरान थी। कसम से, मुझे पता था कि तुम्हारा फिगर अच्छा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना अच्छा होगा। आमतौर पर जियांग यान रैन ढीले ढाले कलात्मक कपड़े पहनना पसंद करती थी, जो उसके फिगर को बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे। हालांकि इस ड्रेस के स्टाइल ने जियांग यान रैन की सारी खूबियां दिखा दी। ये वान वान ने सोचा कि यह ड्रेस मिसेज जियांग के 18 साल की बेटी के लिए एक रस्म के तौर पर दिए गए उपहार के रूप में कितनी सही थी। शीशे में जियांग यान रैन के प्रतिबिंब को देखकर ये वान वान को एक युवा लड़की के अपने खोल से निकलकर तितली बनने का एहसास हुआ। तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। जियांग यान रैन रो पड़ी। जियांग यान रैन के नाराज और शर्मिंदा चेहरे को देखकर ये वान वान हंसी। मैं सच कह रही हूँ, ठीक है? चूंकि जियांग यान रैन अभी भी जवान थी, इसलिए उसके लिए एक दबंग रानी का तेज होना अभी भी बहुत जल्दबाजी थी। लेकिन अभी वह एक खिलते हुए फूल की तरह थी, एक महिला के आकर्षण को दिखाते हुए एक किशोर की मासूमियत का प्रदर्शन कर रही थी। ये और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। तुम्हें बस इसकी आदत नहीं है। अगर तुम्हें अजीब बात करनी है तो वो ये होगी कि तुम्हारा हेयर स्टाइल और तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल मेल नहीं खाते। पैक करो और चलो हेयर ड्रेसर के पास चलते हैं। क्या तुम पक्का हो? मैं बिल्कुल पक्का हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें 10,000 और शब्दों में ये विचार दूं? ठीक है फिर, चलो चलो। उन्होंने जल्दी से सामान पैक किया और ये वान वान ने उत्सुकता से जियांग यान रैन को दरवाजे से बाहर खींच लिया। चूंकि स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर मैच देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होंगे, इसलिए बाकी ज्यादातर सार्वजनिक जगह खाली होंगी। हेयर सैलून में ये वान वान ने हेयर ड्रेसर से उसकी मांगों का सख्ती से पालन करवाया और जियांग यान रैन का हेयर स्टाइल बदल दिया। हेयर ड्रेसर शुरू में ये वान वान के बाल स्टाइलिंग के बारे में कुछ भी जानने और उसे हुक्म चलाने के दिखावे से काफी नाराज था, लेकिन अंत में अंतिम परिणाम ने उसे अवाक कर दिया। शीशे में दिख रही लड़की ने अपने नीरस और उबाऊ सीधे काले बालों को बदलकर शहद के रंग के ढीले कर्ल में बदल दिया, जो उसके कॉलर बोन तक पहुंच रहे थे, जिससे वह ज्यादा चमकदार और फैशनेबल लग रही थी। शुरू में उसने सोचा था कि यह एक अजीब लंबाई होगी और उसे यह भी समझ में नहीं आया कि ये वान वान का बिना जागे कर्ल से क्या मतलब है। किसे पता था कि अंतिम परिणाम इतना शानदार होगा? सिर्फ हेयर स्टाइल में बदलाव से सामने खड़ी लड़की ऐसी लग रही थी जैसे वह एक अलग इंसान में बदल गई हो, जो किसी भी राहगीर की नजरें अपनी ओर खींच रही थी। मैडम, आप कमाल की है। आपको ये हेयर स्टाइल कहाँ से मिला? ये सच में बहुत अच्छा है। हेयर ड्रेसर के पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। वो जो समझ नहीं पाया वो ये था कि हालांकि इस लड़की की सौंदर्य संबंधी समझ स्पष्ट रूप से अच्छी थी, फिर भी उसने खुद को ऐसा क्यों बना रखा था? इस पल शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर जियांग यान रैन भी होश खो बैठी थी। उसमें बहुत कम आत्मविश्वास था और सोंग जी हैंग और शेन मिंग क्यूई के बारे में पता चलने के बाद वो और भी ज्यादा आत्मसचेत महसूस कर रही थी। वो सोचती रही कि ये वान वान बस अपनी तारीफों से उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही है। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरा यह रूप भी है। क्या हुआ? क्या तुम अपनी खूबसूरती से हैरान हो गई? ये वान वान हंसी। ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जियांग यान रैन ने ईमानदारी से सिर हिलाया। आखिरकार एक लड़की होने के नाते खुद को ज्यादा सुंदर देखकर उसका मूड अच्छा हो गया। ज्यादा सुंदर, ठीक है? बड़ा बदलाव हो गया। चलो बास्केटबॉल कोर्ट चलते हैं और अच्छी सीट ढूंढते हैं। ये वान वान अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। अध्याय 128। क्या वो पागल है? आज स्कूल में बहुत जोश और हलचल थी।
आखिर सीनियर क्लास का आखिरी बास्केटबॉल मैच जो था, विदाई मैच था, मतलब सीनियर लड़कों का आखिरी शो, तो भीड़ भी खूब उमड़ी हुई थी। हर कोई चीयर करने आया था। ये वान वान दरवाजे के पास खड़ी होकर पूरे कोर्ट को बड़े ध्यान से देख रही थी। दोनों टीमें वार्म अप कर रही थीं, लेकिन चू फेंग अभी तक दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ सोंग जी हैंग अपनी पूरी ऊंचाई और भारी भरकम शरीर के साथ दूसरे नंबर की पंक्ति में साफ दिख रहा था, एकदम हीरो की तरह। उसके साथ कौन था? वही शेन मेंग क्यूई, और उसके पीछे पीछे कुछ और लड़कियां, क्लास ए की। सबकी नजरें सोंग जी हैंग पर जमी थीं, और उनके चेहरों पर चमक थी, जैसे सामने कोई सुपरस्टार बैठा हो। लेकिन सोंग जी हैंग की नजरें बस एक पर, शेन मेंग क्यूई पर टिकी थी। उसने सामने बैठी लड़कियों की तरफ देखा और थोड़े भावुक अंदाज में बोला, तुम सबका शुक्रिया, जो हमारा मैच देखने आई। फौरन पीछे से आवाज आई, हाँ हाँ, कैप्टन सोंग, आपका मतलब है। शुक्रिया कहिए मेंग क्यूई को, हम तो बस ऐसे ही साथ में आ गए। हाँ हाँ, अब जब मेंग क्यूई तुम्हें सपोर्ट करने आई है, तो समझो जीत तो पक्की है। आज तो हम जिन शियू की टीम को चित कर देंगे। सब कुछ प्यार की ताकत है, कैप्टन। शेन मेंग क्यूई ने आज हल्के हरे रंग की लंबी ड्रेस पहनी थी, दिखने में बड़ी मासूम और ताजगी से भरी। जब सबने उसे छेड़ा तो वो शर्मा गई। अरे यार, मजाक मत करो। स्कूल की टीम को सपोर्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी है। ये वान वान दूर से ये सारा ड्रामा देख रही थी, और उसका मन ही मन खून खौल रहा था। उसके दिमाग में एक बात गूंज रही थी, वाह भाई, जियांग यान रैन पूरी टीम के लिए पानी ढोती रही, कपड़े धोए, खाने का ध्यान रखा, और उसके लिए एक भी तारीफ नहीं। और ये शेन मेंग क्यूई बस यहाँ बैठकर मुस्कुरा रही है, और सब उस पर फिदा है। उसने जियांग यान रैन की तरफ देखा और प्यार से पूछा, तू ठीक है? जियांग यान रैन ने लंबी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूँ। चल, बैठते हैं। अब चूंकि फोरम वाली बात सबको पता चल चुकी थी, सोंग जी हैंग अब बेधड़क शेन मेंग क्यूई को सबके सामने पटाने में लगा था। वे दोनों साथ में पहली लाइन की सीटों की ओर जा रहे थे। इस बीच ये वान वान और जियांग यान रैन की एंट्री होती है, जैसे कोई नई हीरोइन मंच पर आती है। पूरे बास्केटबॉल कोर्ट में एकदम हलचल मच गई। पहले तो सबने वान वान को देखा, पर अब उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर उसके पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी, सबकी आंखें चमक उठीं। अरे यार, देखो देखो, कौन है ये परी जैसी लड़की? ये कौन सी क्लास से है? मैंने इसे पहले कभी देखा ही नहीं। रुको, ये तो क्लास ए की जियांग यानरैन है ना? लेकिन हेयर स्टाइल और कपड़े सब कुछ बदल गए हैं। हद है, मैं अंधा था क्या? इतनी सुंदर, और उसका फिगर भी। हुफ, अब तो शोर बढ़ता ही गया, और ये आवाजें सोंग जी हैंग और शेन मेंग क्यूई के कानों तक भी पहुंच गईं। सोंग जी हैंग को बस इतना सुनाई दिया, जियांग यान रैन, और बिना देखे ही उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। मन ही मन सोचने लगा, लो फिर आ गई परेशान करने। ये लड़की अब भी पीछा नहीं छोड़ रही क्या? लेकिन जब उसने भीड़ की दिशा में देखा और उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने सबका ध्यान खींच रखा था, वो तो एकदम सन्न रह गया। वो लड़की, जो एक खूबसूरत फूलों वाली चमकीली ड्रेस में थी, परफेक्ट फिगर, हल्के भूरे घुंघराले बालों के साथ, एकदम चमकती हुई। वह उदास और मुरझाई सी जियांग यान रैन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ये वही है? सोंग जी हैंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना हैरान था कि बोल ही नहीं पाया। उसके चारों तरफ लोग अब और ज्यादा फुसफुसाने लगे, और उसकी तुलना शेन मेंग क्यूई से होने लगी। अरे यार, जियांग यान रैन तो शेन मेंग क्यूई से कई गुना ज्यादा सुंदर लग रही है। सच में। और सोचो तो, उसका बैकग्राउंड भी कितना तगड़ा है। उसका डैड फेमस डायरेक्टर और माँ स्क्रीन राइटर। और शेन मेंग क्यूई, उसके पापा तो पहले ड्राइवर थे। सोंग जी हैंग क्या पागल है क्या? एक वफादार, सुंदर, अमीर लड़की छोड़ दी, और एक गांव की लड़की पकड़ ली। ये सब सुनकर शेन मेंग क्यूई का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे खून खींच लिया हो,
और सोंग जी हैंग का चेहरा गुस्से और झेम से एकदम काला हो गया। अध्याय 129। शर्मिंदा तो तुम हो। अब बास्केटबॉल कोर्ट की भीड़ में फुसफुसाहट से माहौल गर्म था। जो बातें लोग धीरे धीरे बोल रहे थे वो धीरे धीरे सोंग जी हैंग और शेन मेंग क्यूई के कानों तक पहुंच ही गई। सोंग जी हैंग का चेहरा एकदम काला पड़ गया, जैसे किसी ने तमाचा मार दिया हो, और शेन मेंग क्यूई का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। क्या? वो मेरी चम्मच टाइप दोस्त जियांग यान रैन आज सबकी नजरों का केंद्र बन गई, और लोग तो उसका नाम लेकर मेरा ही मजाक उड़ा रहे हैं। शेन मेंग क्यूई के लिए ये बात हजम करना मुश्किल था। जियांग यान रैन तो आमतौर पर बहुत सीधे सादे अंदाज में उससे बात करती थी, हर काम में मदद करती थी, यहाँ तक कि जरूरत से ज्यादा ही। लेकिन अब शेन मेंग क्यूई को उससे नफरत हो रही थी, उसकी उसी घमंडी चुपचाप वाली अदा से जो उसे पहले ये वान में भी चुभती थी। सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा उनके घर के ड्राइवर थे, मुझे हमेशा उसके पीछे पीछे चलना पड़ता था, जैसे कोई नौकरानी। उसके मूड के हिसाब से हंसना, रोना, उसके नखरे उठाना, जैसे वो कोई रानी हो। और तो और स्कूल में भी 1 साल पीछे रहना पड़ा ताकि हम साथ पढ़ सकें। अब जब भीड़ में लोग फुसफुसा रहे थे और सोंग जी हैंग का चौंका हुआ चेहरा देखकर उसकी हालत और भी खराब हो गई। ये क्या हो रहा है? सब कुछ तो उल्टा पड़ गया। ये तो मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था, जिसे सोंग जी हैंग ने अभी अभी ठुकराया था। वो जियांग यान रैन अब ऐसे चमक रही है जैसे कोई सुपरस्टार हो। शेन मेंग क्यूई की नज़र जियांग यान रैन की ड्रेस पर पड़ी। वो तो कोई चमकदार स्टाइल थी जो आमतौर पर यान रैन कभी नहीं पहनती थी। और वो मुस्कान, वो चाल, वो कॉन्फिडेंस, ये वही यान रैन है या कोई और? उसे समझ नहीं आया कि यान रैन में इतनी अचानक बदलाव कैसे आया। क्या ये सदमे की वजह से हुआ? फिर उसने खुद को संभाला और थोड़ा नाटक करते हुए बड़ी चिंतित सी आवाज में बोली, यान रैन, तुम 2 दिन से कहाँ थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुमने हमारा कोई कॉल नहीं उठाया। जब लौटे तो देखा कि तुम्हारा सारा सामान हॉस्टल से गायब था। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया। शेन मेंग क्यूई अब उन रोती हुई मासूम सी हीरोइनों की तरह लग रही थी, जो सबका दिल जीतने आती है। अगर किसी को सच्चाई नहीं पता होती तो यकीनन वो यही सोचते कि दुखी और पीड़ित वही है और यान रैन ही गलत है। लेकिन यान रैन अब वो पुरानी यान रैन नहीं थी। उसने शेन मेंग क्यूई की नकली चिंता को ठंडे चेहरे और बेहद सधे हुए अंदाज में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी इतनी परवाह करने के लिए शुक्रिया। वही पास बैठी ये वान ने मजे लेकर ड्रामा देख रही थी। वो आगे की लाइन में झुकी हुई बैठी थी और अब उसने पलकों को झपकाते हुए मासूमियत से पूछा, मेंग क्यूई, क्या तुम यान रैन को लेकर बहुत चिंतित थी? शेन मेंग क्यूई को समझ नहीं आ रहा था कि ये वान जियांग यान रैन के साथ यहाँ कैसे आई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद इत्तेफाक होगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, चिंतित क्यों नहीं होंगी? यान रैन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ये वान ने शक से भरी नजरों से देखा और धीरे से बोली, ओह, इतनी टेंशन थी फिर भी तुम बास्केटबॉल मैच देखने आ गई? उसका लहजा तो मासूम था, जैसे वो खुद से बात कर रही हो, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के सारे लोग सुन सकें। अब शेन मेंग क्यूई के चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक कड़ी नजर ये वान पर डाली और घबराकर बोली, नहीं वान, ऐसा नहीं है। आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था तो मैं। लेकिन ये वान ने उसकी बात बीच में ही काट दी और भोलेपन से मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे भी लगता है मैच बहुत जरूरी है। मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। अगर मैं ये मैच मिस कर देती तो बड़ी अफसोस वाली बात होती। अब जो लोग आसपास बैठे थे उन्होंने ये बातें सुन ली थी और फिर तो एक के बाद एक हंसी फूट पड़ी। मुझे शेन मेंग क्यूई अब बहुत फेक लग रही है। सही पकड़ा। दिखावा कर रही थी कि यान रैन उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर असल में तो मैच देखने और सोंग जी हैंग के साथ मस्ती करने आई थी।
मुझे तो लगता है कि वो तो इंतजार कर रही थी कि यान रैन हटे सीन से, ताकि वो सोंग जी हैंग से पूरी तरह चिपक सके। अरे, सुना है कि सोंग फैमिली का अब गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्रोजेक्ट है। उनकी दौलत 10 गुना बढ़ने वाली है। अब माहौल में गॉसिप, हंसी और शेन मेंग क्यूई की फजीहत गूंज रही थी। और ये वान वान और यान रैन दोनों शांत खड़ी थी, जैसे कोई जीत का मजा चख रहा हो। अध्याय 130। मैं तुम्हें दबने नहीं दूंगी। शेन मेंग क्यूई ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली और मन ही मन ये वान वान को 100 बार पागल कह डाला। उसके चेहरे पर दुख की परछाई छा गई और उसने आंखें लाल करके मासूमियत से कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि यान रैन को कैप्टन सोंग बहुत पसंद है और आज का मैच इतना जरूरी है, तो शायद वो भी कोर्ट पर आएगी। इसी उम्मीद में मैं भी आ गई कि शायद वो दिख जाए। ये वान वान उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे कोई नाटक देख रही हो। वो शेन मेंग क्यूई की उस कला से बेहद प्रभावित थी, जिसमें वो खुद को मासूम और सही साबित कर रही थी। जियांग यान रैन बिना कुछ बोले चुपचाप हारती जा रही थी। सोंग जी हैंग ने जब शेन मेंग क्यूई को यूं दुखी और शर्मिंदा होते देखा, तो तुरंत उसकी तरफदारी करने लगा। अब जबकि सोंग परिवार पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके जियांग यान रैन की तरफ गुस्से से देखा और बोला, जियांग यान रैन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम खुद तो गड़बड़ करती हो और अब मेंग क्यूई पर उंगली उठा रही हो। तुम क्या सोचती हो कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है? क्या तुम कोई अमीरों की रानी हो? हद है, दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। इन सालों में असल में किसने किसके पीछे खुद को झोंका है, ये वो अच्छे से जानती थी। जियांग यान रैन ने देखा कि कैसे सोंग जी हैंग शेन मेंग क्यूई की हिफाजत करने के लिए उस पर गुस्सा कर रहा था, और उसका दिल अंदर से एकदम टूट गया। मैं पागल थी, जो ये सोच बैठी कि इतने सालों के रिश्ते के बाद भी ये इंसान शायद मेरी कदर करेगा। जियांग यान रैन ने अपने होंठ हल्के से काटे ताकि आंसू न बहें। ये वान वान की नजर उस पर गई और उसने थोड़ी सी नाराजगी के साथ सोंग जी हैंग की ओर देखा। कैप्टन सोंग, आप यान रैन पर क्यों चिल्ला रहे हैं? उसने तो सिर्फ मेंग क्यूई को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा था। आप मेंग क्यूई को पसंद करते हैं तो ठीक है, लेकिन यान रैन के साथ ऐसा बर्ताव करना कहाँ तक सही है? मैं मेंग क्यूई की दोस्त होकर भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वान वान की बात सुनकर लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि अब जब उन्होंने गौर किया तो सच में देखा, यान रैन ने शुरुआत से अब तक बस एक लाइन बोली थी। सारा नाटक, आंसू और मासूमियत तो शेन मेंग क्यूई ही दिखा रही थी। और सोंग जी हैंग? वो बिना वजह यान रैन पर बरस पड़ा। मुझे तो लगा था कि जियांग यान रैन कोई खास नहीं है, इसलिए सोंग ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब समझ आ रहा है, असल में तो कुछ लोग सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं। ये वान वान ने बात खत्म की तो उसने शेन मेंग क्यूई की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, मेंग क्यूई, क्या मैं गलत कह रही हूँ? कैप्टन सोंग की बात तो बहुत ही ज्यादा हो गई, है ना? शेन मेंग क्यूई का मन कर रहा था कि वान वान का मुंह अभी के अभी टेप से बंद कर दे। ये लड़की तो मेरी बैंड बजा रही है। उसे हर बार ऐसा कुछ बोल देना होता है, जिससे सारा दिखावा मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन अपनी सीधी सादी, समझदार लड़की वाली छवि को बचाने के लिए शेन मेंग क्यूई को सब कुछ चुपचाप सहना पड़ा। कैप्टन सोंग, यान रैन को कुछ मत कहिए, ये सब मेरी ही गलती है। सोंग जी हैंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कोच ने आवाज लगाई, सोंग, जल्दी आओ, मैच शुरू हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सोंग जी हैंग ने कहा, अच्छा, जाओ, ऑल द बेस्ट। शेन मेंग क्यूई ने शर्माते हुए जवाब दिया। शुरुआत में तो शेन मेंग क्यूई को सोंग जी हैंग बस एक आम लड़का लगा था, लेकिन अब जब उसने सुना कि सोंग परिवार सरकार के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट में है, तो उसकी नजरों में सोंग की वैल्यू अचानक आसमान छूने लगी। हम जरूर जीतेंगे, ट्रॉफी मैं तुम्हें तोहफे में दूंगा। सोंग जी हैंग मुस्कराया और आत्मविश्वास से कोर्ट की ओर बढ़ गया। लोगों की भीड़ जो तमाशा देख रही थी,
अब अपनी सीटों की ओर लौट आई और ध्यान मैच की तरफ चला गया। ये वान वान और जियांग यान रैन शेन मेंग क्यूई की एक पंक्ति पीछे वाली सीटों पर बैठ गई। जियांग यान रैन थककर कुर्सी पर बैठ गई और खुद से बुदबुदाई, वान वान, थैंक यू, लेकिन आज मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। इतनी बेकार महसूस हो रही हूँ। ये वान वान हल्के से मुस्कराई। अरे पगली, तूने आज कमाल कर दिया। जिस तरह से तूने बेपरवाह बनकर खुद को पेश किया, वो ही सबसे बड़ा जवाब था। अगर तू भी गुस्से में बहस करने लगती तो बात और बिगड़ जाती। छोड़ना, उसको शर्मिंदा करने का काम मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे यहाँ लाने की हिम्मत करती हूँ तो तुझे दबने भी नहीं दूंगी।